नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। नायब सिंह सैनी सरकार आज साबित करेगी बहुमत। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नायब सिंह सैनी सरकार आज बहुमत साबित करेगी। 11 बजे शुरू होगा सत्र। 48 विधायकों के समर्थन का दावा। तो 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। 11 बजे से सत्र शुरू होगा। तो बड़ी जानकारी, नायब सिंह सैनी सरकार आज बहुमत साबित करेगी और 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है। नायब सिंह सैनी सरकार आज अपना बहुमत साबित करेगी और 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है 11 बजे से सत्र शुरू होगा, जहां नए मुख्यमंत्री के रूप में 48 विधायकों का समर्थन मिल रहा है और आज वो अपना बहुमत साबित करेंगे। तो नायब सिंह सैनी सरकार आज अपना बहुमत साबित करेगी और 11 बजे से सत्र शुरू होगा, जहां बताया जा रहा है कि 48 विधायकों का समर्थन मिल रहा है और चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो नायब सिंह सैनी के लिए एक बार फिर से परीक्षा की घड़ी है, जब वो अपना बहुमत साबित करेंगे। हालांकि 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। 11 बजे से सत्र शुरू होगा और आज नायब सिंह सैनी सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नायब सिंह सैनी सरकार आज अपना बहुमत साबित करेगी। 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी, जहां बताया जा रहा है कि 48 विधायकों का समर्थन उन्हें मिल रहा है और इसका दावा किया जा रहा है। 11 बजे से सत्र की शुरुआत होने जा रही है और आज अपना बहुमत साबित करेंगे नई सरकार बनाने के लिए। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही। नायब सिंह सैनी सरकार आज अपना बहुमत साबित करेगी और 11 बजे से सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जहां बताया जा रहा है कि 48 विधायकों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। इसका दावा किया जा रहा है। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है। 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है और 11 बजे से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो नायब सिंह सैनी सरकार आज अपना बहुमत साबित करेगी नई सरकार बनाने के लिए। तो हरियाणा में जिस तरह से सत्ता पलट हुआ है और अब जेजेपी के बिना बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है और इस सरकार के लिए समर्थन बहुमत जो है आज नायब सिंह सैनी पेश करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, आज नायब सिंह सैनी सरकार जो है अपना बहुमत साबित करेगी, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि आज बहुमत साबित करने के लिए 11 बजे का टाइम रखा गया। उसमें अपना जो नायब सिंह सैनी जो मौजूदा सीएम है वो अपना बहुमत साबित करेंगे। आपको बता दें कि जैसे कि 41 जो सीटें हैं उनके पास अपनी है और उसमें जो 5 से 6 जो है जेजेपी के भी उन्होंने जो है अपने समर्थन में ले ली हैं और निर्दलीय विधायक भी उनके पक्ष में है। तो एक कम से कम 46 से 47 सीटें उनको चाहिए, जो बड़े आराम से उनको मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसके ऊपर जो कह सकते हैं कि बीजेपी जीती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी अपने बल पर जो अपनी जीत दर्ज की है। और आपको बता दें, इसे कुछ दिन पहले जो बजट सत्र भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं आज जो है बड़े खुलासे जो है बड़े अनाउंसमेंट होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है आज क्या सत्र में आता है, ये तस्वीरें आने के बाद पता चलेगा। जी, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनको समर्थन के लिए जो अभी तक 48 विधायकों का दावा किया जा रहा है, जिनमें 41 उनके पास खुद है और 6 और 7 जो है निर्दलीय विधायक भी है। लेकिन इसके अलावा बताया जा रहा है कि जेजेपी के और भी विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे कि कल जेजेपी की मीटिंग हुई, आज सुबह भी दिल्ली में मीटिंग रखी गई, लेकिन आपको बता दें उसमें 5 से 6 जो विधायक थे वो मीटिंग में नहीं पहुंचे। और आपको बता दें कि कल जब 5 बजे के आसपास शपथ ग्रहण का जब हुआ, तब वहां 5 से 6 जेजेपी के विधायक वहां पे मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जेजेपी के कुछ विधायकों का समर्थन
मिल चुका है, लेकिन उसका अमली जामा आज हो जाएगा और उसके बाद ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेके आती है। हाँ, इतना जरूर है कि इतनी संभावना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से अपनी सरकार हरियाणा में बना लेगी। जी, वहीं खबर ये भी है कि दुष्यंत चौटाला ने नई सरकार बनने पर नायब सिंह सैनी को शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने कहा है मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो है नई सरकार भी अपना जो कर्तव्य है उसे पूरी तरह से पालन करेगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जैसे कि सीएम के अनाउंसमेंट से पहले ऑपोजिशन की तरफ से, जेजेपी की तरफ से जरूर पलटवार होते रहे हैं, शब्दों के पलटवार होते रहे हैं, लेकिन जैसे ही सीएम चुने गए और उसके बाद करीब 6:30-7 बजे के बाद जब उनको सीट ग्रहण करवाई गई, नायब सिंह सैनी जो सीएम है उनको सीट ग्रहण की गई, तो उसके बाद एक्स के जरिए सभी ऑपोजिशन और जेजेपी की तरफ से बधाइयां दी गई और बेस्ट ऑफ लक कहा गया। लेकिन अभी जो अपनी है इन्होंने जो पक्ष रखना है आगे आएगा, उसके बाद पता लगेगा क्या अनाउंसमेंट होती हैं और कितना इनको सपोर्ट मिलता है, कितनी सीटें आती है, आने वाली तस्वीरें बताएंगी। जी, अगर बात करें तो 90 विधानसभा वाले प्रदेश में जो है अब आगे का गुणागणित सीटों की बात कर ले तो कैसा रहेगा? जी, आपको बता दें, जैसे कि हरियाणा में करीब 90 सीटें हैं, उसमें अगर हम बात करें तो 40 से 42 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की हैं। उसमें अगर कांग्रेस की बात करें तो 30 उनके पास हैं, 10 जेजेपी की थी, तो उसमें अगर कैलकुलेशन टोटल करें तो 90 होती है। तो उसमें अगर बात करें इनको 46 से 48 जो सीटें हैं वो चाहिए। तो जैसे कि 42 हैं, 6 का इनको समर्थन मिल चुका है, तो आसानी से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी जीती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अभी जैसे 11 बजे का प्रोग्राम रखा गया है, उसके बाद कितनी वोटें और मिली हैं, 50 भी हो सकती है, उससे प्लस भी हो सकती हैं, इसकी अभी आशंकाएं जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से यही कंफर्म है कि 40 से 48 सीटें बड़े आराम से इनको मिल जाएंगी और ये जीत दर्ज कर लेंगे और उसके बाद आगे और कितनी सीटें आती है आने वाले तस्वीरें बताएंगी। राकेश, अगर हम बात कर ले अनिल विज की, तो कल भी हमने देखा कि जिस तरीके से जब नए सीएम के नाम की घोषणा की गई तब कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई और बैठक के दौरान जो है वो बाहर निकल गए। तो क्या आज वो शामिल होंगे, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल नहीं हुए थे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे कल वहां पे ऑब्जर्वर्स की मीटिंग चल रही थी तो मन टटोला जा रहा था, विधायकों का बातचीत चल रही थी, उसके बीच में अनिल विज नाराज होकर वहां से निकले और संजय भाटिया कुरुक्षेत्र से जो सांसद है वो भी वहां पे मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं अनिल विज नाराज होते हुए जरूर दिखाई दिए, जिनकी नाराजगी कल शपथ ग्रहण में भी नहीं दिखाई दी है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज को लेकर नाराजगी जरूर थी। हाँ, ये जरूर है कि सूत्रों के हवाले से ये बात जरूर पता चली है कि अनिल विज को मनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि आज वो 11 बजे के जो प्रोग्राम में पहुंचे, हो सकता है कि उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन इस तरह की पुष्टि अभी नहीं है। ये आने वाली तस्वीरें क्लियर होंगी कि आगे उनको क्या ओहदा मिलता है, ये क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अनिल विज भी एक जाना माना चेहरा है हरियाणा में। तो हो सकता है मे भी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि हो सकता है उनको भी कोई ओहदा दे दिया जाए। जी, हाल ही में हरियाणा का बजट सत्र शुरू हुआ और आज एक बार फिर से जो 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। अब नई सरकार में क्या अहम फैसले लिए जाने की संभावना है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जैसे कि पिछले दिनों में बजट सत्र हुआ है सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में, तो कहीं ना कहीं अभी जो है हरियाणा को नई सरकार मिली है। अब नई सरकार है, बड़े ओहदे होंगे, बड़े अनाउंसमेंट होंगे, तो कहीं ना कहीं अभी इसकी जो है संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो इलेक्शन का जो समय है बिल्कुल पास में है, तो उसको देखते हुए जो बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, क्या अनाउंसमेंट होंगे, नौकरी को लेकर हो सकते हैं, नशा मुक्ति को लेकर हो सकते हैं, औरतों को जो पैसे की अनाउंसमेंट हो सकती है, जैसे कि आम आदमी पार्टी 1000 रुपए, कहीं पे 1500 रुपए की अनाउंसमेंट कर रही है, ऐसी कुछ हो सकती है, पेंशन बढ़ाई जा सकती है, और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जो कच्चे मुलाजिम उनको पक्के करने की बात हो सकती है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है अभी नायब सैनी की सरकार अनाउंसमेंट कर सकती है, लेकिन ये तो उनकी मीटिंग के बाद पता चलेगा कि क्या अनाउंस होता है। जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की फिर बढ़ी मुश्किलें। तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 36 साल पुराने शस्त्र के फर्जी लाइसेंस से जुड़ा मामले में आज मुख्तार अंसारी को होगा सजा का ऐलान।
मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा सजा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने कल मुख्तार को ठहराया था दोषी। डीएमएसपी के फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लेने का आरोप, फर्जी तरीके से असलहे का लाइसेंस लेने का था आरोप। मामले में दोपहर लगभग 12 बजे के बाद सजा का ऐलान किया जा सकता है। मुख्तार अंसारी को अब तक 7 मुकदमों में हो चुकी है सजा। तो 36 साल पुराने शस्त्र के फर्जी लाइसेंस से जुड़ा मामला है, जिसमें कल जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी ठहराया था और बताया जा रहा है कि आज 12 बजे के बाद जो है सजा का भी ऐलान किया जा सकता है। तो वाराणसी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, आज मुख्तार को सजा सुनाया जा सकता है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, यूं बता दूं कि अपनी उम्र का तिहाई हिस्सा जेल में बिता चुके मुख्तार अंसारी की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही है। वाराणसी की एमएलए कोर्ट आज अवैध शस्त्र लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को सजा सुनाएगी। और बता दें कि पूरा मामला गाजीपुर जिले से जुड़ा हुआ है, जहां 10 जून 1987 को मुख्तार अंसारी ने एक प्रार्थना पत्र दिया था शस्त्र लाइसेंस का। और आरोप है कि गाजीपुर के तत्कालीन डीएम और उसकी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर मुख्तार अंसारी ने 2 नली बंदूक का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। मामले का खुलासा होने पर सीबीआई ने उनके खिलाफ 1990 में मुकदमा दर्ज कराया था। और मामले और इस मामले में बता दें कि डिप्टी कलेक्टर समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। और मामले में जांच हुई, उसमें आहिद लिपिक गौरी शंकर और माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई थी 1997 में। और इस मामले की सुनवाई वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट कर रही थी। और इस मामले में पूर्व प्रमुख सचिव आलोक रंजन और पूर्व डीजीपी देवराज नागर समेत 10 लोगों के अदालत में बयान भी दर्ज हो चुके थे। और बात करें कल की, तो कल जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया था मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था। आज दोपहर बाद माफिया मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी। अब देखना है कि यह सजा कितने साल होती है, क्योंकि इसमें कई गंभीर धाराएं भी शामिल है। 67, 68, 71 जैसी जो गंभीर धाराएं हैं, उस मामले में आज मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट सजा सुनाएगी। और वह दूसरी तरफ माफिया मुख्तार अंसारी के वकील कहना है कि सजा पड़ने के बाद जो फांसी मिलेगी, वो इस मामले में वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी, और सुशील तिवारी भी गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े। सुशील, एक बार फिर से जो है मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बताया जा रहा है कि 10 गवाहों ने जो है अपने गवाह दिए थे, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। क्या लगता है आज कोर्ट की ओर से क्या सजा का ऐलान किया जा सकता है? जो ही बड़ा मामला है, और मुख्तार अंसारी की बात करें तो इससे पहले भी मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है। और एक ये बहुत ही हाई प्रोफाइल ये मामला था। 23 साल पुराने केस में मुख्तार अंसारी का नाम आया। और जब मीडिया से बात की मनोज राय के पिता ने, तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि जब से डबल इंजन की सरकार आई, उनके बेटे को मारा गया था, उम्मीद जगी है। और उसकी तारीख आज नियत की गई। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट की बात करें तो अरविंद मिश्रा की अदालत में आज फिर मुख्तार जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाला है। और जो ही सबसे बड़ी बात है कि शैलेंद्र राय ने जो भी गुहार लगाई थी, उनके आदेशों को माना गया। और उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ योगी ने उनकी बातों को सुना। और उन्होंने साफ शब्दों में 4 लोगों को यहाँ पर जो ही नाम आया, जिनमें मुख्तार अंसारी, जफर चंदा, अफरोज और सरफराज उर्फ मुन्नी का नाम आता है, जिसमें मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ेंगी आज। क्योंकि इससे पहले अगले हफ्ते में जब हम लोग थे कैमरे पे, तो वहाँ पे मनोज राय के पिता ने साफ ही शब्दों में कहा था, और जो भी गवाह थे उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था। और 22 साल बाद इस मुकदमे में एफआईआर लिखी गई थी, तो एक उम्मीद जगी है। और मनोज राय के पिता ने ये कहा कि आज गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने जो भी फैसला होगा, जो भी आज
आज मुख्तार के साथ और भी जो उनके साथी हैं उन पर आज इस तारीख को नियत की गई है। और इसके साथ ही हम कहें तो मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में एक ऐसा नाम था कि मुख्तार के सामने किसी की जी सुशील, अगर बात करें लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी दौर में सजा का ऐलान किया जा सकता है, उनके राजनीतिक सफर की बात करें, इसमें कैसा असर पड़ेगा? सही कहा आपने, क्योंकि इससे पहले अगर मुख्तार अंसारी की जो ही हम उसकी रसूख की बात करें तो मुख्तार एक ऐसा मैं कहूँ माफिया डॉन है जो कि जेल के कारागार में रहने के बाद भी मुख्तार अंसारी ने मऊ के चुनाव को जीता है। और पूरा पूर्वांचल अंसारी बंधुओं के नाम पर एक ऐसा वोट बैंक है जिसको ये साधे रखते हैं। लेकिन अगर यहाँ से जो भी मुकदमे हैं या फिर जो भी अभी दलीलें दी गई हैं, अगर फैसला आता है तो फिर मुख्तार अंसारी या अंसारी बंधुओं की मुश्किलें कम नहीं होंगी और खतरा बढ़ने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आज 12 बजे के बाद बताया जा रहा है कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान किया जा सकता है। और बढ़ते हैं आगे, रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी का एक्शन। रेत खनन मामले में पूछताछ करीब 18 घंटे तक देर रात चली छापेमारी। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रेत खनन मामले में करीब 18 घंटे तक देर रात तक छापेमारी जारी रही और कांग्रेस विधायक पर 18 घंटे की रेड जारी रही। तो रांची से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी का एक्शन और रेत खनन का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर ईडी की ओर से 18 घंटे तक की कल ईडी की छापेमारी जारी रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से अजय कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय, जैसा कि हमने देखा कल सुबह से जो है ईडी की छापेमारी लगातार अंबा प्रसाद के यहाँ जारी रही, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आई है? देखिए, लगातार 24 घंटे से अधिक हो गए हैं उनके यहाँ ईडी, उनके जो भी करीबी हैं उन सभी करीबियों के यहाँ लगातार दूसरी दिन भी ईडी की छापेमारी जारी है और तमाम जो दस्तावेज हैं उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली है कि कई उनके दस्तावेज जो हैं, जमीन के दस्तावेज से लेकर के कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मिले गए हैं जो अंबा प्रसाद या उनके जो करीबी हैं उनसे जुड़े हुए मामले से इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो ये मामला चूंकि अंबा प्रसाद के जो भी करीबी हैं और उन पर वहाँ उस क्षेत्र में जो क्षेत्र उनका जो बड़का गांव विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ कोयला और बालू और जमीन से संबंधित कई मामले शिकायत आई थी। रंगदारी वसूलने की भी मामले उनके पास आए थे। इसके आधार पे वो जो है ईडी जो है पीएमएल के तहत जो अंबा प्रसाद पर कार्रवाई कर रही है। जी अच्छा, जबकि अंबा प्रसाद की बात करें तो उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया और जब उन्होंने इसे नजरअंदाज किया तो इसको लेकर उन पर दबाव बनाया गया और इन्हीं तमाम चीजों की वजह से जो है ये कार्रवाई की गई है। देखिए, ये बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं थी, चूंकि वो खुद कांग्रेस के एक विधायक हैं। हाँ, ये बात ये सही है कि जो यशवंत सिन्हा जी ने जो बीजेपी से लेफ्ट करके वो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करने के बाद अंबा प्रसाद उनके घर यशवंत सिन्हा जी के यहाँ गई थी और उनको कहा था कि कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए उनको तैयार किया गया था। इस बात के लिए की चर्चा काफी थी, लेकिन चूंकि चुनाव लड़ने की बात नहीं, चूंकि वो स्वयं कांग्रेस की विधायक और लंबे समय से उनके पिता भी कांग्रेस में रहे हैं और उनकी कांग्रेस की उनके घर को विरासत में रही हैं। उनकी माता जी जो निर्मला देवी जी हैं वो भी कांग्रेस से मंत्री रही हैं। तो ऐसे में वो अभी कांग्रेस से छोड़ करके दूसरे जगहों में जाना ये चीजें नहीं थी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उन पर ये लगातार शिकायतें ये थी तो उन क्षेत्र में अपने क्षेत्र में रंगदारी वसूलने का, चूंकि आपने पिछले दिन देखा होगा कि पतरातू जो डैम है वहाँ चूंकि रंगदारी वसूलने को लेकर के कई मामला मारपीट हुए थे, गोली भी चली थी। तो इस तरह के तमाम क्षेत्र में उनकी शिकायतें आई थी और उनके गुर्गे जो हैं, उनके जो करीबी हैं, उनके लगातार उस क्षेत्र में लगातार दबिश बनाने को लेकर, अपनी वर्चस्व को मजबूत करने को लेकर के लगातार वहाँ कई हत्याएं और कई चीजें शिकायतें सरकार को मिली थी और ईडी को भी इसकी जानकारी मिली थी और इसी क्रम में ही इसकी जानकारी अब ईडी जो है दस्तक पहुंची है और उस पर कार्रवाई कर रही है। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाइव है, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं।
हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में हम सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है, हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। ये भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि
2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी, ऐसा नहीं है। ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना, अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी, और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भुगत रहे हैं, खासकर आसाम के लोगों की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि वहां पे बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या के ऊपर इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, उनको हम बसाएंगे, आसाम में बसाएंगे। आसाम के लोग बहुत नाराज हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने सीएए को लेकर जो है बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।